एक मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है कि फला विधायक जी हमारे पास बैठे हैं और इन्हें शस्त्र लाइसेंस दे दीजिए, और आपने लाइसेंस नहीं दिया। कैसे आपने, वह कौन सी महिला है जो बार बार पांडे जी के जेहन में आती है और लगता है कि हमने कुछ विशेष किया? उस महिला पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे मुख्यमंत्री जी वाला फ़ोन। एक बार आया और फिर 2-3 घंटा बाद फिर फ़ोन आया। लगातार लोक सेवक कभी कभी फ़ोन से उत्साहित भी होते हैं और फ़ोन रात की नींद भी गायब कर देता है। 2 घंटे के बाद पुनः मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया जी। तो उन्होंने फिर, मैं समझा कि कहीं उन्होंने प्रसन्नता तो व्यक्त नहीं करना है उनको, या फिर यहाँ से बुरिया बिस्तर तो नहीं बंधेगा, ऐसा भी तो। आप चाहते थे कि बैठ करके ब्रजभूषण बताएं कि क्या करना है हम बैठ करके, लेकिन कभी रिएक्शन नहीं पाला। पावरफुल थे और मेरे पीछे कोई नहीं था, न मेरे पीछे कोई मायावती जी थी, न कोई राजनाथ सिंह थे, और न कोई मुलायम सिंह यादव थे। कूल कैसे रहते थे सर, वो स्मरण होगा वो आपको। हाँ दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ अपने डीएम साहब के पास। यानी हमारा जब राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन था तो आप हमारे यहाँ जिलाधिकारी थे। नाम है श्री कृष्ण मुरारी पांडे, केएम पांडे। अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर में जिलाधिकारी के पद पर रहे और कमिश्नर मिर्ज़ापुर में आपका रहना हुआ था। कुछ संस्मरण हम बताएंगे। पांडे जी को वह महिला अभी तक याद है। वह कौन महिला है जो आज भी जेहन में लगातार आती रहती है? वह कौन से विधायक जी थे जिनको आपने लाइसेंस नहीं दिया, और फिर विधायक जी के लिए मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन करके कहा कि डीएम साहब इनको लाइसेंस दे दीजिए? ऐसा कुछ ऐसे संस्मरण। प्रणाम। एक तो आप जीवंत हैं 75 साल की उम्र में भी, और अभी यह मानना है कि जवानी शुरू हुई है। क्यों? जवानी तो शुरू नहीं हुई है। हाँ। अब तो आयु बढ़ने के साथ साथ अब शारीरिक अक्षमता भी होती जा रही है जी। लेकिन हाँ, दैनिक जीवन को, अपने दैनिक दिनचर्या को नियमित रखता हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नहीं, मन तो नहीं हारा, मगर मन के हारा हो। 3-4 वर्ष पहले मुझे गंभीर स्लिप डिस्क हो गया था। अच्छा। और मुझे सर्जरी बताई गई जी। लेकिन मैंने सर्जरी न करा के भी जी। और मैं केवल योग और एक्सरसाइज से, व्यायाम से ठीक कर लिया हूँ। और आज मैं 80-85% ठीक हो गया हूँ। आपके समक्ष बैठा हूँ, चल फिर सकता हूँ। जी। स्लिप डिस्क जैसी समस्या जो गंभीर समस्या होती है और उसमें डॉक्टर सर्जन सर्जरी ही बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने को स्वस्थ पाता हूँ और स्वस्थ जीवन बिता रहा हूँ। दोस्तों, बताते चलें, जनप्रतिनिधि रहा, आपके बाद में जनप्रतिनिधि रहा, जिला पंचायत और जिला योजना में रहा, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहा। आपके जाने के बाद यह सब हुआ, लेकिन संघर्ष पहले भी था और लड़कपन भी था, 2-2 हाथ होता रहता था। पांडे जी का आचरण मुझे भीतर तक अपील किया। मैं बताता हूँ, एक बार हमने लोकहितवाद किया था, जनहित याचिका, और कुछ भूख से मौतें हुई थी, कुछ विधवा, वृद्धा, विकलांग, यह सब जाने का स्वभाव था उनके बीच लड़ने भिड़ने का। और जब न्याय नहीं मिला तो हम चले गए हाईकोर्ट और 226 के तहत हमने लोकहितवाद दाखिल किया। उसमें एक भूख से मौत अगर होती है तो एक डीएम के लिए काफ़ी तनावपूर्ण मामला होता है। अगर भूख से मौत हो गई तो फिर यह कोर्ट भी काफ़ी गंभीरता से लेता है। फिर आपने दाखिल किया, बात आई गई हो गई, और मैं मिलता भी नहीं था कि ठीक है हम क्यों मिलने जाएं। अब इसको हमारा अकड़न कहिए, हमारा बाल स्वभाव कहिए, नासमझी कहिए। आप चाहते थे कि बैठ करके ब्रजभूषण बताएं कि क्या करना है हम बैठ करके, लेकिन कभी रिएक्शन नहीं पाला। पावरफुल थे और मेरे पीछे कोई नहीं था, न मेरे पीछे कोई मायावती जी थी, न कोई राजनाथ सिंह थे, और न कोई मुलायम सिंह यादव थे। कूल कैसे रहते थे सर, वो स्मरण होगा वो आपको। हाँ, वो घटना मुझे याद है जी। और जब आपके उस माध्यम से जी आपकी मुझे जानकारी हुई थी जी, तो मैं तुरंत रेवेन्यू विभाग की टीम भेजा था। जी। पहले नायब तहसीलदार भेजा था, बाद में एसडीएम को भेजा था। जी। और सब जांच करके आए थे। जी। और उसके घर पे लायक महिला के घर अनाज वराज भी मिला था, सारी बातें थी। अंत में यही बातें हैं कि वो भूख से उसकी मृत्यु नहीं हुई। जी। तो मैंने आपसे अनुरोध भी किया था, आपको स्मरण होगा, कि दुबे जी किस स्रोत से आपको जानकारी मिली, हमें भी बताएं। जी। और ताकि अगर आने वाले दिनों के लिए हम लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि ऐसी कोई घटना न हो। तो उस घटना में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई व्यक्तिगत दुबे जी के खिलाफ कोई ऐसी प्रतिकूल बात नहीं थी। लेकिन हाँ,
ये चुनौतीपूर्ण बात थी कि अगर जिलाधिकारी के रूप में अगर कोई बात संज्ञान में आती है तो मैं उसका पूरी सीरियसली बहुत ही कठोरता से इस पर निर्णय लूँ। और मैंने उसकी बहुत गंभीरता से इसकी जांच की थी, कराई थी। और मैंने आपसे अनुरोध किया था, बाद में लगता है आप संतुष्ट भी हुए थे। संतुष्ट हुए थे कि हमारी बात सही है, और जो स्रोत आपको थे शायद वो स्रोत उतने कन्फर्म सोर्सेज नहीं थे। तो लेकिन आपने भी इसकी सराहना की थी। और मेरी जो प्रोएक्टिवनेस थी उसकी भी सराहना की थी। और मैंने कभी उसको बुरे रूप में नहीं लिया, क्योंकि आप एक जनहित का, जन कल्याण के, कोई मेरे आप आलोचना के लिए नहीं लिखा था, न जिले की आलोचना के लिए, न मेरी व्यक्तिगत आलोचना के लिए। और मेरी तो प्रशंसा ही आप करते थे, कभी ऐसा अवसर आने नहीं दिया गया। तो गुस्सा नहीं आता था ऐसे में? जैसे लोग सोचते हैं जैसे डीएम स्तर पर कि कुशल तो यार प्रॉब्लम क्रिएटर है, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, खुराफात ऐसे करता रहता है, भाई इसको देखो कहाँ क्या मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और प्रशासनिक पदों पर रहते हुए आदमी को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति भी आपके पास आता है वो कोई न कोई परेशानी में ही आता है। हो सकता है आपकी परेशानी उसको दूर न कर सकें, और नहीं हो, बहुत सी ऐसी परेशानी हो जो आप तत्काल दूर भी नहीं करते, और कुछ कानूनी बिंदु होते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, कुछ अड़चने भी होती हैं। लेकिन अगर ये सोच के आप अगर सकारात्मक सोच से बैठें कि इसकी कैसे मदद की जाए, मेरी वही हमेशा पूरे सेवा काल में मैं यही सोचता था कि जो आदमी आया है हमारे पास, इसकी हम कैसे मदद कर सकें। अगर ऐसे कारण कोई मामले आते थे जिसमें मदद बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ऐसी में नहीं रहते थे, तब भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने देते थे कि आपके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ न कुछ उसके साथ उसको कम से कम मीठी बातों से या कुछ किसी न कुछ सांत्वना देना ज़रूरी होता है। अन्यथा हर आदमी, व्यथित आदमी ही प्रशासनिक अधिकारी या किसी न्यायालय में जाता है, तो प्रशासनिक अधिकारी का यही दायित्व होता है कि वो एक न्यायिक अप्रोच रखे। अगर न्यायिक अप्रोच रहेगा और एक मानवीय अप्रोच रहेगा, दोनों का सम्मिश्रण होगा तो एक अधिकारी के रूप में और तीसरी बात कि अपने को लोक सेवक समझे। लोग वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो मूल मुद्दा है। लेकिन समझते नहीं, लोग समझते हैं कि हम तो मतलब हम ही पद की गरिमा, पद की गरिमा बना रखना। ऐसे सर नहीं लगता है कि जैसे आदमी ऐसे अकड़ के कैसे आ गया, ऐसे बोल कैसे रहा है, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? वो अपने व्यक्तिगत आदमी की पर्सनल व्यक्तित्व होता है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। हम लोग बड़े हम्बुल फैमिली से रहे हैं, बहुत ग्रामीण परिवेश से आए, और कभी भी ऐसा सोचा नहीं, कभी नहीं। ना आप खुद अपने ऐसा सोचा, ना अपने बाल बच्चों को भी नहीं सिखाया कभी कि कभी किसी के साथ दुर्भावनापूर्ण बात करूं। अपने बच्चों को, पत्नी को, किसी को मैंने कभी, परिवारजनों को कभी ऐसा नहीं कहा कि अपने पद के साथ जो पद की अहंकार होता है, उस पद का अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए आदमी को। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात 2005 के बाद हो रही है। उस समय हमारे बाल पके नहीं थे, और लेकिन आप ठीक हैं। आप भी नौजवान हैं, और 100 साल लेकिन आप तो दोस्तों, अब हम उस महिला पर आते हैं। वह कौन सी महिला है जो बार बार पांडे जी के जहन में आती है और लगता है कि हमने कुछ विशेष किया? उस महिला पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे मुख्यमंत्री जी वाला फोन। एक बार आया और फिर 2-3 घंटा बाद फिर फोन आया। लगातार लोक सेवक कभी कभी फ़ोन से उत्साहित भी होते हैं, और फ़ोन रात की नींद भी गायब कर देता है। कई दिन तनाव में, और बहुत से लोग तो अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर देते हैं, ऐसा प्रेशर आता है। वह महिला कौन सी थी और किस पद पर आप थे? देखिए, महिला तो एक ही राजनीति में रही हैं जी, स्वाभाविक है। कोई चकबंदी वाली महिला कोई आई थी? अच्छा, नहीं, आप कुछ और महिला मान लिए क्या? कुछ नहीं, मैं राजनीतिक उसमें समझ रहा था। मेरे दिमाग में शुरू की नौकरी में सन 78-79 की बात है। मैं बनारस जिले में उप संचालक चकबंदी था जी, डीडीसी था जी। उस रूप में एक चक का रिवीजन का मैटर था, मेरे सामने आया जी। उस महिला ने कोई वकील नहीं किया था, कोई उसका पैरोकार नहीं था, पत्नी दोनों शायद थे जी, कि पत्नी ज़्यादा मुखर थी, वही बात बता रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या आप अपना पक्ष खुद रख सकेंगी जी। उसने कहा, साहब हम कुछ पक्ष नहीं रखना चाहती हूँ। अपनी टूटी फूटी भाषा में ही उसने कहा जी। उसने कहा, साहब हमारा चेक हमारे लिहाज से बहुत ख़राब बन गया है जी। आप, मेरे कागज़ आपके पास है जी,
चक बनाने वाले आपके सामने खड़े हुए हैं, जी इश्यू वगैरह जो उस समय स्टाफ के थे, सब उन्होंने कहा कि हमने इनसे पूछा से कहा साहब अगर आप मेरे चक को सही समझते हैं तो मैं समझता हूँ मैं आप अंतिम न्यायालय हैं, हम उसके बाद हमें कुछ कहना नहीं है। जी लेकिन अगर आप मेरे चक को गलत जगह मानते हैं जी तो आप उसको दुरुस्त कर दें। जी उसी समय मैंने कागज़ देखा, साहब रिकॉर्ड देखे, उस महिला के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। जी उस महिला का मूल जोत थी, ऐसी जगह थी जहां उसको आसानी से चक रोड के सेक्टर मार्ग पे उसको चक दिया जा सकता था, जी लेकिन चकबंदी वालों ने उसे ऐसे बीच में कर दिया जहां पर उसके ऐसे लोग थे जिनसे वो दबंग लोग थे, जी। सरहंग लोग थे, और जहाँ बीच में चक था। बीच में उसका चक कर दिया था, अपने मूलनामा से हटा दिया था। जी। सेक्टर जरूर था और वो यही उस पर कारण बताया जाता था, एक ही सेक्टर में तो है साहब, जी बहुत दूर कहाँ है। जी छोटी काश्तकार थी, 2 बीघे 3 बीघे की काश्तकार रही होगी, जी कोई चकनाली नहीं दी गई थी, चक रोड नहीं दिया गया था। तब मैंने उस महिला को देखा तो मैंने उसको उसके मूल नंबर पर चक के नारे मैंने किया। जी बाद में उसका जो प्रतिक्रिया थी उसने यही कहा साहब मैं मान गया कि आप एक अच्छे सिविल सर्जन हैं, जी आपने मेरी आँख बंद थी, आँख खोल करके आप मुझे आँख रोशनी दे दिया। ऐसे मामले में आप सही सेवा कर सकते हैं। ऐसे निरीह लोगों के लिए जो शायद ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण उनको सही न्याय नहीं मिल पाता है, और आत्मिक संतुष्टि ऐसे मामलों से ऐसे स्वाभाविक ऐसी संतुष्टि ज़्यादा अस्थायी होती है। बाकी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बहुत से ऐसे काम आते हैं जहाँ कि आप किसी को परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन वो परेशानी करने वाली बात याद नहीं रहती, फिर उससे आपको दुआएं नहीं मिलती, बद्दुआएं ही मिलती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन। किसी डीएम को सीधे मुख्यमंत्री फ़ोन करें और किसी मामले को कहें तो सर 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 ही कहते हैं। प्रतिवाद मैंने नहीं देखा है ऐसे, जो मैंने कभी कभी बैठ करके देखा है सर सर डन डन सर सर ऐसे ही होता है। एक मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है कि फला विधायक जी हमारे पास बैठे हैं और इन्हें शस्त्र लाइसेंस दे दीजिए, और आपने लाइसेंस नहीं दिया। कैसे आपने, क्या था यार? ये मामला जनपद मऊ का है जी मैं मऊ में 2001 में जिलाधिकारी था जी वहाँ के एक तत्कालीन माननीय विधायक थे जी और सत्ता पक्ष के नहीं थे जी दूसरे थे जी उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले 5-6 आपराधिक मामले थे जी न्यायालय में चल रहे जी। थे संगीन अपराध थे 307 भी था उसमें जी। 420 IPC वगैरह के मामले थे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे जी उनका भी टेलीफोन आया मेरे पास तो क्योंकि विधायक जी उनके पास उनसे कहना नहीं गए थे विधायक से मेरे अच्छे संबंध थे आते थे जी मुझे जिलाधिकारी के रूप में नहीं बल्कि गुरुजी का संबोधित करते थे जी तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके ज़िले के माननीय विधायक मेरे पास बैठे हुए हैं आप उनको शस्त्र लाइसेंस नहीं दे रहे हैं जी हमने सब शस्त्र लाइसेंस अब उनको न देने का कोई कारण नहीं है लेकिन कारण स्पष्ट है जी। कि उनके खिलाफ इतने आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं जी ऐसी दशा में मैं उनको अगर उन पर विचार करता हूँ जी। तो किसको ना कह सकूँगा जी मैं ये प्रतिप्रश्न हमने कहा मैं आपसे प्रतिप्रश्न कर रहा हूँ जी तो उनका नहीं ठीक है ऐसे राजनीतिक लोगों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हो जाया करते हैं हमने कहा साहब वो ऐसे मामले नहीं हैं जी ऐसे आपराधिक मामले हैं जिन पर शायद किसी राजनीतिक विद्वेष भावना से नहीं थे जी तो मैं क्षमा चाहूँगा सर मैं उन पर विचार नहीं कर पाऊँगा जी तो उन्होंने बाद में कहा कि मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ ऐसे कह करके फ़ोन कर मैं काट दिया खत्म हो गया जी उसके 2 घंटे के बाद पुनः मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया जी तो उन्होंने फिर मैं समझा कि कहीं उन्होंने प्रसन्नता तो व्यक्त नहीं करना है उनको या फिर यहाँ से बुरिया बिस्तर तो नहीं बंधेगा, ऐसा भी तो नहीं ऐसा नहीं था उनके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं था उनके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं था जी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आपको टेलीफोन किया हूँ इस बार क्योंकि जिलाधिकारी आपके जनपद के विधायक जी हमारे साथ बैठे हुए थे मेरी राजनीति की मजबूरी थी कि मैं उनके सामने आपसे कहूँ मैंने कहा लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे आपने बात को कहा आप ना भी किया उसको मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मेरा मानना है कि ऐसे जिलाधिकारी होने चाहिए जो मुख्यमंत्री स्तर को भी से सामने भी उचित रूप से सही बात को कह सकें तो मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं
उन्होंने अपने इस तरीके को अपने किसी राजनीतिक रूप में नहीं लिया और उन्होंने मेरी सराहना किया। तो ऐसे राजनीतिक नेतृत्व भी बहुत कम मिलते हैं। तो आज भी मैं उनका इस बात का दृष्टांत दे देता हूँ और मैं उनकी सराहना भी करता हूँ। जैसे वर्तमान परिवेश में क्या नहीं लगता है, बहुत लोग ऐसे मामलों में निर्णय नहीं ले पाते हैं, तनाव के शिकार होते हैं, ऐसे मामले में आप कैसे सर्वाइव करते थे? देखिए, निर्णय न लेना तो आपकी अज्ञानता है जी, अज्ञानता है जी। और या आप किसी चीज़ को टालना चाहते हैं जी। टालना भी एक कला है टालना भी एक प्रशासनिक कला है जी। हर चीज़ को, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप टाल भी नहीं सकते हैं जी। अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ऐसी बात में तो आप टाल नहीं सकते हैं जी। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप टाल भी सकते हैं जी। लेकिन उस टालने वाले मैटर में भी इस तरह से टालना जाए कि वो कुछ समय तक मामला जिंदा भी बना रहे। जी। ऐसा उसको मृत भी नहीं करना चाहिए। जी। उसको ऐसी इस तरीके से वो आर्ट आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। हर मामले में अलग अलग तरीके से आप इसको डील करेंगे। तो मेरे सामने भी ऐसे मामले आए रहे होंगे बहुत से कि जिनमें निर्णय नहीं लेना चाहते थे किसी कारणों से। जी। लेकिन उनमें ऐसा नहीं कि जिनके खिलाफ निर्णय नहीं लिया, जिनके बारे में निर्णय नहीं लिया, वो लोग प्रसन्न नहीं हुए। मैं उसको ज़िंदा रखा और बहुत दिन तक ज़िंदा रहा, बाद में तक ज़िंदा रहा और शायद मेरे आने के बाद भी वही स्थिति रही जो मेरे समय। सेवानिवृत्ति कब हुई सर? 2007 में सेवानिवृत्त हुआ कमिश्नर मिर्ज़ापुर के रूप में जी। फिर उसके बाद 3 वर्ष में लेबर कोर्ट बनारस में पीठासीन अधिकारी के पद पर रहा जी। 2012 में फरवरी 2012 में रिटायर हो गया अंतिम रूप से। अब दिनचर्या कैसे समय? अब दिनचर्या तो पूरा दैनिक जीवन को अपने कैसे अच्छा बनाया जाए, स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखा जाए, भोजन क्या किया जाए क्या ना किया जाए, सबसे मैं दो ही चीज़ पे ध्यान देता हूँ जी। अपने भोजन पर ध्यान देता हूँ और दिनचर्या में ध्यान देता हूँ। सुबह 4:30 बजे उठता हूँ जी और 3-3.5 घंटे सुबह व्यायाम करता हूँ। अच्छा। और दिन में भी अपना घूमने टहलने जाता हूँ। अब शाम को 2 घंटे फिर व्यायाम करता हूँ 6 बजे से 8 बजे तक। व्यायाम में क्या करते हैं? व्यायाम में सारे व्यायाम करते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि कौन सा ऐसा व्यायाम होगा जो मैं नहीं करता हूँ। अच्छा। और मैं पूरा और इसी व्यायाम से ही मैं आपको जिक्र किया, सिर्फ जैसा गंभीर रोग जी मैंने इसे ठीक किया। मुझे स्मरण है कि मुझे डॉक्टरों ने देखते ही MRI रिपोर्ट देखते ही अपोलो चेन्नई में डॉक्टर ने हमको बिस्तर पर लेटाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दिया। लेकिन मैंने उनको किसी बहाने से मैं वहाँ से चला आया और फिर योग के कारण में और नेचुरोपैथी में विश्वास ज़्यादा करता हूँ मैं और आयुर्वेदिक दवाएं ही करता हूँ और एलोपैथी दवाएं मैंने आज तक नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ। आज भी मैं नेचुरोपैथी सेंटर गया था और अभी अपनी थेरेपी करा के आया हूँ। पूरा अपना बॉडी क्लीनिंग कराता हूँ हर 15 दिन के बाद, 20 दिन बाद। यही इसे स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूँ और कोई गंभीर रोग नहीं है। जो एक रोग था भी वो भी ठीक हो गया, करीब 80% ठीक हो गया। बाकी उम्र का तो थोड़ा याद रखते हैं, उम्र का असर भी है, उम्र के अनुसार थोड़ा बहुत अभी भी। तो दोस्तों, यह रहे श्री KM पांडे जी जो हमारे यहाँ DM रहे और कुछ संस्मरण भी बताया और आपके इस क्षमा वाले और कूल रहने वाले आचरण ने मुझे भीतर तक अपील किया था और नंबर हमारे पास था। आज संजोग से हम लोगों का प्रयागराज में बैठना हुआ, आपका स्नेह मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, सादर प्रणाम।